आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत हम लोग पिछले 1 से 2 दिन का करंट अफेयर्स तैयार करने जा रहे हैं, जो यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य जो भी स्टेट पीसीएस हैं हिंदी बेल्ट के, उन सब में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रश्न पूछने का नया अंदाज है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार करके दिया जा रहा है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ने से पहले लाइक भी करो, और वीडियो जब ख़त्म हो जाए ना तो लोगों तक शेयर भी कर देना। पहली खबर, श्री राधा मदन मोहन मंदिर नवी मुंबई में है, ठीक है, और इस्कॉन ने बनवाया है। इस्कॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा और प्रयागराज वासी तो जान रहे होंगे अच्छी तरह से इस्कॉन को, क्योंकि उसका भंडारा जो है बहुत चर्चा में है। उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया है। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नाम है उनका सन्मुख रत्ना। राजघाट का दौरा किया। राज और राज है किसका? राम का। राम का राज होता और राम राज की बात कौन करता था? तो गांधी जी राम राज की बात किया करते थे। तो राजघाट जो है राम राज से संबंधित है और रामराज किससे संबंधित है? गांधी जी से। तो गांधी जी की जो समाधि है वो राजघाट पर है और इन्होंने यहाँ पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दुनिया का पहला क्रायोबोर्न बेबी, क्रायोबोर्न मतलब जो क्रायो मतलब क्रायोजेनिक से निकला है। क्रायो बहुत ही निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर बच्चे को पैदा किया गया, निषेचित कराया गया है अंडाणु और शुक्राणु को, और उस बच्चे को एक तरह से कह सकते हैं कि जो कोरल है उसको कृत्रिम तरीके से पैदा किया गया है, और उसको पैदा करने के बाद जो उसकी स्थापना है वो जीबीआर में कर दी गई, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण ये फैली हुई है। दुनिया की बिगेस्ट प्रवाल भित्ति है। बी का मतलब भित्ति है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो प्रवाल या कोरल होता है, साधारण शब्दों में समझिए, जब वो मर जाता है उसके बाद जो संरचना शेष बचती है उसी को प्रवाल भित्ति कह दिया जाता है। तो ये एक तरह से जो प्रवाल है संकट है, और जो ख़त्म हो रहे हैं प्रवाल, कहीं ना कहीं अगर ये टेक्निक सफल हो जाती है तो प्रवाल भित्तियों पर जो संकट है जिसके चलते वो कम हो रहे हैं, और जो जैव विविधता के आधार होते हैं समुद्री जैव विविधता के, कहीं ना कहीं उसको फिर से हम लोग स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 आयोजन कहाँ हुआ? रियाद में। कब हुआ है भैया? 14 जनवरी को हुआ है, डेट भी याद रखना। इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया? खनन और कोयला मंत्रालय के मंत्री। अब उनका नाम क्या है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक बाइक करते चलो भाई। जब आप लोग ऐसा करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या विचार रखते हैं तो वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाके सेट होता है और यूट्यूब लोगों तक वीडियो को तेज़ी से भेजता है। तो इतना सहयोग आप लोग करते रहा करिए। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, NNUM का मतलब यही है, नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसने आंकड़े जारी किए हैं। इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 30 गीगावाट की वृद्धि दर्ज किया है। 2023 की तुलना में 2024 में जो वृद्धि हुई है वो 113% की हुई है। तो ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। और कितनी वृद्धि हुई है? तो 30 गीगावाट की। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये एक स्कीम थी, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। तो यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इससे संबंधित सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। स्टार्टअप की स्थापना के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। स्टार्टअप क्या होता है? किसी नई कंपनी को स्थापित करना और उसको चलाना, अपना काम छोटे स्तर से शुरू करना स्टार्टअप कहलाता है साधारण शब्दों में। कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और दिल्ली जो यूटीज हैं उसमें पहले स्थान पे है। अगर बात करें स्टार्टअप सर्वाधिक किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं तो आईटी क्षेत्र में। भास्कर पोर्टल, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी स्टार्टअप से है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, निवेशकों को हेल्प करना इसका उद्देश्य है। तो भास्कर पोर्टल सीधे याद रखिएगा स्टार्टअप से संबंधित है।
उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ क्यों चर्चा में हैं? वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है। पहला सवाल यह है कहाँ? तो यूपी के लखनऊ में है। इसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि जो दक्कन ट्रैप है, आप सबको पता है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कहा गया है कि जब ज्वालामुखी घटनाएं, JMK का मतलब है ज्वालामुखी घटनाएं जब हुई थी तो बड़े स्तर पर प्रजातियां विलुप्त हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये उसकी प्रतिरोधकता की द्योतक हैं, मतलब इनके अंदर प्रतिरोध की क्षमता है कि ज्वालामुखी जैसी घटना के दौरान भी स्वयं को ये बनाए रखी। डायनासोर भी इस समय खत्म हो गए। तो 66 लाख वर्ष पहले जब घटना हुई थी ज्वालामुखी की, तो ये जो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं ये स्वयं को बनाए रखी, नष्ट नहीं हुई। स्टार्टअप इंडिया हम लोग कर चुके हैं। परशुराम कुंभ मेला, महाकुंभ आप लोग सब जानते हैं कहाँ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही परशुराम कुंभ मेला की। इसका आयोजन कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, वहाँ के लोहित जिले में होता है। प्रतिवर्ष होता है, लेकिन इसमें गंगा जी में, मतलब किसी नदी में नहीं स्नान होता है। इसमें एक कुंड है, परशुराम कुंड। तो एक फैक्ट अगर ये पूछ लिया जाए परशुराम कुंड कहाँ है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर स्नान करते हैं श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर। तो महाकुंभ तो सबको पता होगा, लेकिन तुम ये जरूर याद रखना अरुणाचल प्रदेश में हर साल आयोजित होता है परशुराम कुंभ। गान नगाई महोत्सव है, मणिपुर में आयोजित होता है। जेलिया गोंग समुदाय के द्वारा आयोजित होता है। पारंपरिक शराब का सेवन करते हैं और उसी का भोग लगाते हैं भगवान को अपने। कुनुमा महोत्सव प्रतिवर्ष तेलंगाना में आयोजित होता है और मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। जो मवेशी हैं और जो कृषि उपकरण हैं इनकी पूजा की जाती है इस महोत्सव में। कनुमा महोत्सव। काशी तमिल संगमम की बात करें तो ये तीसरा चरण है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो 15 से 24 फरवरी तक। घोषणा किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। अब आपको बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को एक करना, मतलब उसमें समरसता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 22 में पहला हुआ था, 23 में दूसरा हुआ है, मतलब 22 में घोषणा हुई थी, 23 में पहला हुआ, 24 में दूसरा, 25 में तीसरा हो रहा है। CISF की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 2 नई रिजर्व बटालियनों का इसने गठन किया है। तो नाम याद रखिएगा किसने किया है? CISF ने। तो पहले 13 थी, अब 13 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 15। केरल की बात करें तो FDI पाने के लिए इसने अपने प्रतिनिधि मंडल को UAE की यात्रा पर भेजा है। सीधे याद रखिएगा, FDI आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने अपना आर्मी डे मनाया, चौथा 77वां। कब? 15 जनवरी को। संबोधन किसने किया? CDS अनिल चौहान AC। ये किस क्रम के CDS हैं ये आप लोग बताइए, और पहले CDS का नाम भी बताइए। हेमे टेक्सटाइल 2025, जैसा कि नाम से जाहिर है टेक्सटाइल से संबंधित प्रदर्शनी या कार्यक्रम है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित हुआ है। इंडिया इसका बड़ा भागीदार रहा है। इंडिया की ओर से जो वस्त्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भारत मंडपम का उद्घाटन वहाँ पर किया। गिरि मतलब पर्वत की बात हो रही है, और पर्वत को किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण कौन सा अंबर धारण करते हैं? तो पीतांबर। पीतांबर मतलब वस्त्र। तो गिरि को वस्त्र से जोड़िएगा, और गिरि का मतलब है गिरिराज, ऐसे जोड़ के याद कर लेना। गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्री हैं। मुंबई में 15 जनवरी को मोदी जी ने मझगांव डाक शिपयार्ड, एक फैक्ट तो यही याद रखना कि मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है। डाक शिपयार्ड क्या होते हैं? जहाँ जहाज़ों की मरम्मत होती है, उनका निर्माण होता है।
तो ये मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है? मुंबई में। वहाँ पर मोदी जी ने INS सूरत, INS नीलगिरी, ये 2 तो हो गए युद्धपोत जहाज, और INS वाघसीर पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, जो पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी और अंतिम पनडुब्बी। इन तीनों को नौसेना में शामिल किया मोदी जी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन में CDS भी रहेंगे, लेकिन CDS नहीं बल्कि मोदी जी ने इसको नौसेना में शामिल किया। नौसेना अध्यक्ष भी ऑप्शन में हो सकते हैं, लेकिन तुम भ्रमित मत होना, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो ये पहला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 13 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और किस स्टेडियम में हो रहा है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यू का मतलब है उद्घाटन। किसने किया है? मोदी जी ने नहीं किया है, JD ने किया है। और JD कौन है? जगदीप धनखड़। इसका आयोजक कौन है दोस्त? भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ, दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। भारतीय खो खो महासंघ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल। पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्ट याद कर लेना। खो खो खेल की बात करें तो उत्पत्ति इसकी महाभारत से मानी जाती है। अब खो खो यार मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो यही जानता था पहले गांव में कि लड़कियां ऐसे लाइन में बैठती हैं और गोल गोल घूम के पीछे वाले जिसको छू लेती हैं वही भागने लगता है, मतलब एकदम चौकन्ने रहती हैं लड़कियां। अब लेकिन इसमें पुरुष भी खेल रहे हैं भाई, मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको हो तो बताइएगा। केस की बात करें, इंपॉर्टेंट है, CAES मतलब कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, नाम से जाहिर है एयर को एकदम कंप्रेस्ड किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, उसके बाद स्टोर कर दिया जाता है। दुनिया की बिगेस्ट सुविधा है, सबसे बड़ी सुविधा है। चाइना में इसने कार्य करना शुरू कर दिया है, इस वजह से ये चर्चा में रही है। ये क्या करती है? ये स्टोरेज कैसे क्या होता है? इसमें जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और भंडारित कर दिया जाता है किसी गुफा वगैरह में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर दिया जाता है ताकि जब आवश्यकता पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जाए। मांग और आपूर्ति को बैलेंस करेगी ये सुविधा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। धोड़ा त्योहार या माघों का त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव है। हाटी, घाटी नहीं है, हाटी जनजाति मनाती है इसको, धोड़ा त्योहार को। हाटी जनजाति 2023 में इसको ST का दर्जा मिला था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, धोड़ा त्योहार या माघों का त्योहार। फसल कटाई त्योहार हैं जो भारत में अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, पोंगल केरल और तमिलनाडु के साथ दक्षिण भारत में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये मनाए जाते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का आगमन माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण शिफ्ट होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होता है मकर संक्रांति पर। तो एक तरह से गर्मी की शुरुआत हो गई, ठंडी धीरे धीरे कम होने लगेगी जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा। यूट्रिकुलेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, मांसाहारी पौधा, मतलब कीटों का, छोटे छोटे कीटों का भक्षण करता है, जैसे मच्छर, कीट और जो छोटे जीव हैं उनका शिकार करता है और अपना पेट भरता है। झीलों में, नदियों में, आर्द्र भूमियों जैसे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अभी चर्चा में काय है, केवलादेव नेशनल पार्क में इनको देखा गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो केवलादेव नेशनल पार्क भी याद रखना, केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का झील, ये 2 पहले रामसर साइट हैं भारत के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। होलोंगा पार वन्यजीव अभयारण्य, BJA का मतलब है वन्यजीव अभयारण्य। अब आपको ये बताना है कि भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। असम के जोरहाट में है होलंगा पार वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इसको, जो इको सेंसिटिव जोन है, उसमें तेल और गैस की खोज करने के लिए मंजूरी दे दी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन आप लोग जान ही रहे हैं,
अति संवेदनशील क्षेत्र होता है जैव विविधता की दृष्टि से। मतलब थोड़ा सा भी अगर इसमें मानवीय इंटरफेयर होगा तो जैव विविधता को खतरा हो जाएगा। निमोसिलाइड एक साल्ट है, दवा का साल्ट है। आप लोग भी देखते होंगे जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो कभी कभी बुखार और दर्द होता है तो उसमें एक टेबलेट इसकी भी देता है, निमोसिलाइड की भी। तो ये पशु दर्द निवारक भी है। सरकार ने इसका पशुओं के संदर्भ में यूज करना प्रतिबंधित कर दिया है बिकॉज गिद्धों को हानि हो रही थी। गिद्ध तो वैसे ही यार विलुप्त हो गए हैं। मैंने बहुत गिद्धों को देखा है। कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि भी होती है कुछ लोगों के प्रति, है ना, महिलाओं के प्रति भी होती है। तो गिद्ध अब जो होते थे गिद्ध वो कम हो गए हैं और जो मानवीय रूप वाले गिद्ध हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उन गिद्धों को हानि पहुंची है निमोसिलाइड से। इससे पहले एक दवा हुआ करती थी डाइक्लोफेनेक दर्द निवारक, उससे भी हानि पहुंची थी तो वो उसको पूर्व में ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये क्या होता है, गिद्ध जो है पशुओं को खाते हैं और पशुओं से जो फूड चेन होती है उसके जरिए गिद्धों में ही साल्ट पहुंच जाता है और ये जो है गिद्धों में किडनी फेलियर का कारण बनती है। तो गिद्धों को हानि होती तो इसको निमोसिलाइड को बैन कर दिया गया है। तो साल्ट का नाम याद रखना निमोसिलाइड। SPSC सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, स्टेट PCS सर्विस कमीशन, जिसकी आप भी तैयारी कर रहे हैं। 25वां है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 25, 50, 75, 100 इस तरह से अगर कोई सम्मेलन या जयंती हो तो उसको विशेष रूप से याद रखा करिए। बेंगलुरु में आयोजित हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस क्रम का था, 25वां। कब आयोजित हुआ, तीसरा क्वेश्चन 11 जनवरी को। संबोधित किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो JD ने किया है। आर्टिकल 315 से 325 में स्टेट PCS का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। भाग कितना, तो 315 का ये 15 उठा लेना, यही भाग संख्या है। नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्षों की और इसके अध्यक्ष की और इसके सदस्यों की, तो नियुक्ति बाई RP मतलब राज्यपाल। नियुक्ति का उल्लेख आर्टिकल 316 में है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो इतना होता है। हटाया किसके द्वारा जाता, नियुक्ति करता है राज्यपाल दोस्त, किंतु हटाता कौन है, राष्ट्रपति। और ये उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 317 में। कदाचार, वेतन पद मतलब अध्यक्ष है या सदस्य है उसके साथ कहीं और से वेतन ले रहा है तो ऐसी और अयोग्यता इन कंडीशंस में राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। क्लाउड चेंबर मिशन मौसम के तहत स्थापना की गई है पुणे में। ये पहला चेंबर है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, बादल निर्माण, बादल की संरचना, वर्षा कैसे होती है, इन सब पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। LBM-3 व्हीकल प्रोजेक्ट। LBM-3 M4 आपने पढ़ा होगा जब चंद्रयान 3 भेजा गया था, ठीक है। LBM-3 व्हीकल प्रोजेक्ट, विक्टर जोसेफ जो हैं इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर घोषित कर दिए गए हैं। ये भारी रॉकेट है LBM-3, गगन मिशन में इसका यूज होगा। नाग MK2 क्या है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। मतलब मिसाइलों को, मतलब टैंक को ध्वस्त करने वाला मिसाइल सिस्टम है। पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूँ। और वो हुआ कब था, दोनों चीज़ें बताइए फटाक से। 13 जनवरी को परीक्षण किया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 13वीं होगी किसकी, टैंकों की, ऐसे याद रखिएगा। फायर और फॉरगेट तकनीक पर ये आधारित है मिसाइल सिस्टम। मतलब दागो और भूल जाओ, सीधे टारगेट को हिट करेगी। जोरान मिलनोविक क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। क्रोएशिया वही देश है जो यूरो को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बन गया है। यूरो आपको सबको पता है। कैपिटल इसकी जाग्रेब है। ग्लेन रॉकेट की बात करें तो ये 32 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई का रॉकेट है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का है जो कि जेफ बेजोस की है इनकी, और ई-कॉमर्स कंपनी भी है एक, उसका नाम आप बताइए क्या है। यूज इसका कहाँ होगा, स्पेस की वाणिज्यिक यात्राओं के लिए जो भी रॉकेट भेजे जाए, जो भी
मिशन भेजे जाएंगे वो इसी रॉकेट से भेजे जाएंगे, ग्लेन रॉकेट। सिल्वर नोटिस जारी किसने किया है? इंटरपोल ने जारी किया है। विदेशों में संपत्ति, जो अनधिकृत संपत्ति है, उसको जब्त करने के लिए। इंटरपोल आप सबको पता है, इसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है। इसके जो भी सदस्य देश हैं, उन देशों की पुलिस जो है आपस में सहयोग करके क्राइम को कम करने का प्रयास करती है। तो जब ये कोई नोटिस जारी करता है तो सभी सदस्य जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने यहाँ से कोई सूचना है या कोई और सहायता है वो करते हैं देशों की, ताकि क्राइम पर इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये और भी नोटिस जारी करता है। तो ये सिल्वर वाला तो संपत्ति से है संबंधित। रेड नोटिस जारी करता कोई भाग गया है अपराधी, दूसरे देश में पहुंच गए तो गिरफ्तारी के लिए। जैसे आपने देखा होगा जब विजय माल्या भागे थे तो उस समय भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, चर्चा में था। येलो नोटिस कोई लापता हो गया व्यक्ति, उसके लिए जारी करता है इंटरपोल। ब्लैक नोटिस जो है अज्ञात शव के लिए, किसी देश में कोई अज्ञात शव अगर पाया गया तो ये नोटिस जारी हो गया तो सभी सदस्य देश जो हैं एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत सूचना लेंगे और अपने डेटाबेस में देखेंगे कि कहीं हमारे यहाँ का तो नहीं है, अगर होगा तो उसको ले लिया जाएगा। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी, फ्रांस के लियोन में हुई थी। पश्चिमी घाट की बात करें, ये भी खूब चर्चा में है। IUCN ने मीठे पानी की जो बायोडाइवर्सिटी वाले स्थल हैं IUCN के, इसने पश्चिमी घाट को उन स्थलों की रेड डेटा बुक में इसको शामिल किया है। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। खूब पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हैं। ये शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। वो 4 कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र जो बर्मा और भारत का सीमा वाला क्षेत्र है अंडमान निकोबार तक वो, और सुडालैंड। सुडालैंड दोस्त कहाँ तक है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया वाला क्षेत्र सुडालैंड के तहत आता है। तो ये चारों याद रखिएगा, खूब पूछे जाते हैं। C3S क्या है? कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है। ये यूरोपीय कार्यक्रम है यूरोपियन यूनियन का, जो क्लाइमेट एक्शन पर नज़र रखता है, क्लाइमेट चेंज पर नज़र रखता है। इसने रिपोर्ट जारी की, इस वजह से ये चर्चा में है। 2024 में टेम्परेचर जो है इसने 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की, याद रखिएगा, अब तक का सर्वाधिक है। इंडिया की बात करें तो UNO की बिग डेटा एंड डेटा साइंस पर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उसमें शामिल हो गया है। स्थापना इसकी कब हुई थी? कमेटी की 2014 में। अध्यक्ष इसका वर्तमान में साउथ अफ्रीका है। उद्देश्य क्या है? डेटा संरक्षण को बढ़ावा देना। इंडिया भी इसका सदस्य है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इन रोड क्या है? इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल तरीके से। उद्देश्य क्या है? नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ वेस्ट बंगाल में बागानों की स्थापना करना, जिसमें टायर निर्माता कंपनियों की भी हेल्प ली जाएगी। इसी तरह के फैक्ट जो हैं UPPCS इस समय कथन बना के पूछ दे रहा है, तो ये सब चीज़ें जहन में डाले रखो। 5 वर्ष हेतु 100 करोड़ का परिव्यय जो है वो निर्धारित किया गया है, इसी से स्टार्ट किया गया है। अगले 5 वर्षों तक ये स्कीम चलेगी। तो इस तरह से ये हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर भी करो। बाकी अपने चित्र को और चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाओ। और ये जो गिद्ध दृष्टि है ना, इसको त्यागो और अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद। राधे राधे।